हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 से, दैट इज वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि वाटर के कौन कौन से सोर्सेज हैं। हमने वाटर साइकिल के बारे में बात की थी, हमने वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर, एक्वीफर, इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। तो चलिए उससे आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज वाटर टेबल डिप्लीशन। तो वाटर कहाँ से अवेलेबल होता है, वाटर की साइकिल क्या होती है, ये सब हमने पढ़ लिया था। तो अब हमें ये देखना है कि हमें चिंता करने की ज़रूरत क्यों है और जो वाटर टेबल है वो कैसे डिप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने ईयर को मार्क किया है, साल की बात कर रहे हैं, ईयर आफ्टर ईयर। यहाँ पे हाइट ऑफ वाटर टेबल की बात कर रहे हैं। क्या है जी, पहले साल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे कि जो वाटर टेबल है उसकी हाइट देखिए कितनी ज़्यादा है। तो जो आपने हैंडपंप लगाया उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी आ रहा है। कब है ये सीन? ये है जनवरी का, जिस टाइम क्या होता है, थोड़ा सा आपको ठंडा मौसम देखने को मिलता है तो वाटर लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जून जुलाई के बाद सर्दियाँ आने लग जाती हैं और जून जुलाई अगस्त आपके रेनी सीजन होते हैं, तो जिससे ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद धीरे धीरे गर्मियां आती हैं। जब देखिए जून आया तो वाटर टेबल डिप्लीट हो गया। अब हैंडपंप क्या हो गए हैं आपके, खाली हो गए हैं। पहले काफ़ी पानी आ रहा था, अब उसमें पानी बहुत कम आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर लगने लग जाता है और फिर वाटर टेबल रिचार्ज होने लग जाता है, क्योंकि गर्मियों के मुकाबले हम सर्दियों में बहुत कम पानी यूज़ करते हैं। जो वाटर था वो रिचार्ज हुआ, लेकिन अब आप हाइट देख सकते हैं कि वो हाइट ऑब्टेन नहीं हो पा रही है। फिर वही चीज़ हुई भाई, गर्मियां आई, वाटर ज़्यादा यूज़ हुआ तो वाटर टेबल फिर से डिप्लीट हो गया, दोबारा रिचार्ज होके उस हाइट को अटेन नहीं कर पा रहा है। तो इस डायग्राम से हम क्लियर कट समझ सकते हैं कि जो हमारा वाटर टेबल का लेवल है वो हर साल धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, नीचे जा रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वाटर टेबल है जो डिफरेंट प्लेसेस पे वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है और वो डिक्रीज होता जाएगा इफ वी कीप ऑन टेकिंग आउट मोर वाटर देन व्हाट इज गेटिंग रिप्लेस्ड ड्यू टू रेनफॉल। मान लीजिए कि ये एक डब्बा है, इसके अंदर कोई यहाँ पर डेली 2 चॉकलेट्स डालता है, आप इसमें से डेली 3 चॉकलेट निकाल लेते हैं। तो डलने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, निकालने की फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है। तो हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में चाहे ये डेली 2 डाल रहे हो, आप डेली 3 निकाल रहे हैं, तो ये बात कंफर्म है कि आने वाले टाइम में ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितना इसमें डल रहा है आप उससे ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जो वाटर टेबल है वो डिक्रीज होता जाएगा अगर हम ज़्यादा वाटर उसमें से निकाल लेंगे। किसके मुकाबले? जो वाटर रिप्लेनिश हो रहा है रेनफॉल या किसी भी सोर्स के थ्रू, उससे अगर ज़्यादा वाटर आप उसमें से निकालते हैं तो वाटर टेबल डेफिनेटली डिप्लीट होता जाएगा। There are several factors that can cause water table depletion. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वाटर टेबल डिप्लीट होता है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, सबसे मेन कारण है पॉपुलेशन का बढ़ना। As the population of a region increases, the demand of fresh water also rises sharply. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जितने लोग बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा वाटर की डिमांड बढ़ती जाएगी, फ्रेश वाटर की डिमांड बढ़ती जाएगी। दिस मीन्स मोर वाटर इज बीइंग रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। ऑल्सो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डिमांड्स more space which leads to construction of more houses, shops, industries, building and road. क्या कहते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या होगा भाई, नए घर बनाने पड़ेंगे, नई शॉप्स, नई इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स, रोड्स बनाने पड़ेंगे, और इसके अंदर भी क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से वाटर का यूटिलाइजेशन होगा। द नंबर ऑफ प्लेसेस लाइक पार्क, ग्राउंड एंड फॉरेस्ट डिक्रीजेस। भाई ये ज़्यादा स्पेस जो निकलेगी ये फॉरेस्ट को काट के निकलेगी, ग्राउंड को साफ करके निकलेगी, या फिर पार्क वगैरह खत्म करके घर बनाए जाएंगे, क्योंकि रहने के लिए पहली ज़रूरत है, पार्क तो सेकेंडरी थिंग है, रहना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाएगा। ऑल दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ रेनफॉल। और आपको पता है जहाँ पे जंगल होते हैं वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, और यदि आप जंगल को काट देंगे, डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, तो डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिडक्शन इन द रेनफॉल, गेटिंग इनटू द सॉइल पार्टिकल्स बिकॉज द कंक्रीट फ्लोर्स एंड रोड्स डू नॉट अलाउ सीपेज ऑफ वाटर। और आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की, ट्रीज की जो रूट्स हैं, उनके थ्रू वाटर आसानी से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देता है। तो अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे और उसके बाद वहाँ पे पक्की सड़कें बना देंगे, उससे इन्फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा, और
वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर में जाके उसको रिप्लेनिश करने का काम नहीं कर पाएगा। दिस मीन्स दैट एन इंक्रीज्ड डिमांड एंड यूजेज ऑफ ग्राउंड वाटर एज कंपेयर टू द रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर टेबल। तो वाटर की डिमांड बढ़ गई, ठीक है, वाटर की यूजेज बढ़ गई, लेकिन जो ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश हो रहा है वो उतना रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा, हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हो पाएंगे। दिस रिजल्ट्स इन डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल ऑफ द रीजन। और इसकी वजह से जो जगह है वहां पे वाटर टेबल क्या हो जाएगा, आपका डिप्लीट हो जाएगा। सो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज अ मेजर फैक्टर इन द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। सेकेंड इज इंक्रीजिंग इंडस्ट्री। हमने पढ़ा कि जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो उनकी वाटर की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होगी फॉर द प्रोडक्शन पर्पज। एज अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्रीजेज मोर वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड। और हमने बात की थी कि ज्यादातर इंडस्ट्रीज के अंदर ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी ग्राउंड वाटर को ज्यादा यूज किया जाने लगेगा। इसका रिजल्ट ये रहेगा कि जो आपको वाटर टेबल है वो डिप्लीट होने लग जाएगा। नेक्स्ट इज योर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग खाना भी खाएंगे, खाना खाएंगे तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बढ़ानी पड़ेंगी। और जब नो रेनफॉल या लो रेनफॉल होती है तो फार्मर्स ज्यादातर किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं टू इरिगेट देयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर। दिस डिप्लीट्स द वाटर टेबल ओवर द ईयर्स। और इसकी वजह से जो वाटर टेबल है वो डिप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन। हमने पढ़ा कि लोगों को स्पेस चाहिए, स्पेस के लिए डिफॉरेस्टेशन होगा। हम सब जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, वो सॉयल को क्या करके रखते हैं, बाउंड करके रखते हैं, भाई इकट्ठा करके रखते हैं, उसका इरोजन भी नहीं होने देते हैं और ये अलाउ करते हैं ताकि वाटर जो है वो सॉयल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सके। अगर आप ज्यादा अपरूटिंग कर देंगे, इससे जो अपर मोस्ट लेयर है सॉयल की वो वॉश अवे हो जाएगी, जिसको हम सॉयल इरोजन के नाम से जानते हैं। और इससे उस रीजन का जो है वो वाटर टेबल भी डिप्लीट होगा ही होगा। तो डिफॉरेस्टेशन से एक तो सॉइल इरोजन हो गया, दूसरी चीज जो उसकी रूट्स हैं वो अब हैं नहीं, तो वाटर को सीपेज के लिए जगह नहीं मिलेगी, इनफिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगर आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो उससे क्या होता है, लो रेनफॉल होती है। इन प्लेसेस वेयर देयर इज लो और स्कैंटी रेनफॉल द ग्राउंड वाटर टेबल इज जनरली लो। जहां पे कम बरसात होती है, जहां पर पेड़ पौधे नहीं हैं प्रेजेंट, वहां पर लो रेनफॉल की वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी नीचे चला जाता है। सो लेट अस सी व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। वाटर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होती है उसको देख लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अक्रॉस द अर्थ इज नॉट इवन ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स सच एज रेनफॉल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। इवन नहीं है जी, इवन मतलब सब जगह बराबर वाटर अवेलेबल नहीं होता है। किन फैक्टर्स की वजह से, रेनफॉल की वजह से और क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से सब जगह पर बराबर बरसात नहीं होती है। हम सबको पता है कि कई जगह पे जो आपकी रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है, जो डेजर्ट है वहाँ पे बहुत कम बरसात होती है। तो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है, वहाँ पे रेनफॉल पैटर्न अलग है, इसीलिए वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द अर्थ क्या है, कॉमन नहीं है। सम प्लेसेस हैव हाई अमाउंट ऑफ वाटर व्हाइल अदर फेसेस स्कैरसिटी ऑफ वाटर। कुछ प्लेसेस पे वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और कुछ जगह पे बहुत ही कम है, वहाँ पर पानी की आपको कमी देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में जो राजस्थान है वहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल होती है और वहाँ पे कम रेनफॉल होगी तो वहाँ पे ग्राउंड वाटर भी आपको कम देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे पानी की कमी आपको देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ मेघालय जो है वो हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है हमारी कंट्री में एंड हैव अ हाई अमाउंट ऑफ वाटर, और वहाँ पर आपको ज़्यादा पानी देखने को मिलेगा। Hence there can be times when one part of the India faces floods while the other is suffering from a drought like condition। तो ऐसा भी हो सकता है इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में एक ही टाइम के ऊपर कि कहीं पे तो आपको फ्लड्स देखने को मिलेंगे और कहीं पे आपको सूखा यानी ड्रॉट देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आप गर्मियों के मौसम में, जब जून जुलाई आता है ना, जो रेनी सीजन आता है गर्मियों के जस्ट बाद, उस टाइम आप लोग नोटिस कर सकते हैं न्यूज़पेपर के अंदर आती है कि बहुत सारी जगह पे क्या है, सूखा पड़ा है। जैसे महाराष्ट्र में उस टाइम पे सूखा पड़ा हुआ होता है, ड्रॉट सिचुएशन होती है, राजस्थान में ड्रॉट सिचुएशन होती है, जबकि बिहार में हो गया, साउथ में हो गया, यहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशंस होती हैं ड्यू टू हैवी रेनफॉल। सो दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, और इसके अंदर आप क्या देख सकते हैं, डिफरेंट जो रीजन्स हैं वहाँ पे रेनफॉल पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हाईएस्ट रेनफॉल आपको यहाँ पर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको देखने को मिल सकती हैं। जो सेवन सिस्टर्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा बरसात होती है, उसके बाद यहाँ पर आपके
वेस्ट कोस्ट में भी आपको ज़्यादा बरसात देखने को मिलेगी क्योंकि हमारा मानसून यहीं से एंटर करता है। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए कई कई जगह पे तो बहुत ही कम आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी। सो आप इससे देख सकते हैं कि कहाँ पे इंडिया में कौन सी जगह पे कितनी एनुअल रेनफॉल होती है। सो क्या चाहिए अब वाटर टेबल को डिप्लीट होने से बचाने के लिए? तो वाटर मैनेजमेंट चाहिए। नो मैटर वेदर अ प्लेस रिसीव्स ए हाई रेनफॉल और लो रेनफॉल, वाटर मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट एवरीवन गेट्स एक्सेस टू एन एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर। कोई मतलब नहीं है कि किसी जगह पे ज्यादा रेनफॉल होती है या कम रेनफॉल होती है। वाटर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि सभी लोगों को एडुकेट मतलब पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। जनरली द सिविक अथॉरिटीज ऑफ ए रीजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडुकेट सप्लाई ऑफ वाटर इन दैट एरिया। तो हमारे यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, जो सिविक अथॉरिटी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ताकि सभी लोगों तक बराबर मात्रा में पानी पहुंचे, उनकी नीड के हिसाब से पानी पहुंचे। They generally use a well-structured pipeline system to deliver water to every house and building of the locality। और वहां पे एक well developed pipeline system होता है जिसके थ्रू पानी सभी घरों तक पहुंचाया जाता है। Not only this, it is also a responsibility of the civic authorities to prevent wastage of water and check if their supply system is adequate or not। सिर्फ ये नहीं कि हमने पाइपलाइन बिछा दिया और उसको पानी उसमें छोड़ दिया और उसको ऐसे ही चलने दिया। ये सिविक अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि वो ये चेक करे कि कहीं पे वाटर की वेस्टेज तो नहीं हो रही, कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल, कोई कम्युनिटी उसका ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं कर रही और गलत तरीके से इस्तेमाल तो नहीं कर रही, और क्या वो सभी तक बराबर पानी पहुंच पा रहा है। अगर आप सोचें कि भाई एक पाइपलाइन आ रही है हमारे घर के बाहर और किसी ने वहीं से पूरी पाइपलाइन जितना एक विड्थ वाला पाइप वहां पे लगा लिया, तो आगे वाले घरों में तो पानी पहुंच ही नहीं पाएगा, वो तो सारा पानी खुद यूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर रास्ते में कोई इंडस्ट्री है, उसने बहुत बड़ा पाइप लगा लिया, तो आगे वाले जो लोकेलिटीज हैं, जो सोसाइटीज हैं, वहां तक पानी जाएगा ही नहीं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सिविक अथॉरिटीज की है, जो वाटर मैनेजमेंट करती है। ये चेक करना कि प्रॉपर उसका यूजेज हो रहा है, सभी तक एडुकेट अमाउंट में पानी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। अलॉन्ग विद दीज अथॉरिटीज, सिर्फ यही अथॉरिटीज जिम्मेदार नहीं है जी, हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाटर को सेव करने की, उसको प्रिवेंट करने की, ताकि वो वेस्ट ना हो। और अगर कहीं पे लीकेज हो रही है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिविक अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें कि यहाँ पे वाटर की लीकेज हो रही है, जिससे वाटर यहाँ पे खराब हो रहा है। अगर कोई अननेसेसरीली वाटर की वेस्टेज करता है तो उस चीज के बारे में भी सिविक अथॉरिटीज को अलर्ट करने का हमारा इंडिविजुअल एक फर्ज बनता है। सिर्फ कोई एक इंसान या कोई एक जो आपकी अथॉरिटी है वो सिस्टम को चेंज नहीं कर सकती, सबको मिलके सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। जो दूसरा सिस्टम है वाटर को हार्वेस्ट करने का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहलाता है। छतों के ऊपर जो पानी आता है वो जनरली वेस्ट होके सीवेज वाटर के अंदर चला जाता है। अगर हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि जितना भी पानी आपके रूफ टॉप के ऊपर गिर रहा है वो पाइप के थ्रू कहाँ चला जाए, या तो गार्डन में चला जाए, या अंडरग्राउंड आपने जो टैंक बना रखा है उसके अंदर चला जाए, या आपने एक वेल मीन्स कुआं खोद रखा है तो वो पानी सारा का सारा कहाँ चला जाए, कुएं में चला जाए। तो दिस इज हाउ वी कैन कंजर्व वाटर। जो रेनफॉल के थ्रू वाटर सीवेज पाइप्स के अंदर चला जाता है, अगर उसको आप स्टोर करेंगे तो दिस इज एन एक्सीलेंट मेथड टू प्रिजर्व वाटर। द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द अर्थ इज जनरली अलाउड टू फ्लो अवे। आमतौर पर जो रेन वाटर गिरता है वो बहता रहता है, रोडों के ऊपर बहता रहता है, फिर नालियों में चला जाता है। हाउएवर इट कैन बी सेव्ड एंड यूज्ड टू रिप्लेस द ग्राउंड वाटर लेवल्स ऑफ द अर्थ। जबकि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ग्राउंड वाटर लेवल को क्या करने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए। रिप्लेनिश का मतलब होता है दोबारा उसको भरने के लिए। द प्रोसेस of preventing rainwater from flowing away and storing it for different purposes such as replenishing groundwater levels, household chores and industrial purposes is called rainwater harvesting। रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो प्रोसेस है जिससे रेन वाटर को प्रिवेंट किया जाता है नालियों में जाने से, और उसका इस्तेमाल ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करने में, घर के काम करने में और इंडस्ट्रीज में यूज किया जा सकता है। बावरीज होती थी पहले, जिनको स्टेप वेल्स भी कहा जाता था एंशिएंट टाइम में। आप लोगों ने देखा भी होगा, आपकी मोहनजोदाड़ो, जो आप एसएसटी पढ़ते हैं, मोहनजोदाड़ो जो प्लेस है वहां पे भी आपको ऐसे स्टेप वेल्स देखने को मिलेंगे, द ग्रेट बाथ वगैरह जैसी जगहों पे, है ना।
द एंशिएंट प्रैक्टिस ऑफ स्टोरिंग वाटर इन्वॉल्व्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ बावरीज। पहले के टाइम पे ऐसे बावरीज बनाते थे जिसमें सारा का सारा रेन वाटर इकट्ठा हो जाता था। ये स्टेप वेल इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि बरसात के मौसम में ये ऊपर तक भर जाता था, धीरे धीरे वाटर नीचे जाता था, तो उतरने के लिए, पानी भरने के लिए स्टेप्स ऐसे बनाए जाते थे। इन ओल्ड टाइम्स रेन वाटर वॉज कलेक्टेड इन बावरीज। पुराने समय में बावरीज में रेन वाटर को कलेक्ट करते थे। हाउएवर विद टाइम देयर यूजेज डिक्लाइन। समय के साथ इनका यूजेज क्या हो गया, कम हो गया। नाउ ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल पीपल आर अगेन यूजिंग देम टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्टोरेज। अब पानी की कमी होने लग गई है, इसलिए लोग दोबारा से इस सिस्टम को यूज करने लग गए हैं। तो जो इरिगेशन होती है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा वाटर यूज होता है। तो यदि आप ड्रिप इरिगेशन का यूज करें, दिस इज ए गुड मेथड। इसके अंदर क्या होता है, जो आपके जो बाग वगैरह होते हैं, जहाँ पे फ्रूट वाले जो बाग लगते हैं, जैसे अमरूद का हो गया, संतरों का हो गया, कीनू का हो गया, उनके अंदर जो प्लांट है उनकी रूट्स के अंदर पाइप के थ्रू, बहुत पतले पाइप सिस्टम होते हैं, इनके थ्रू एक ड्रिप लगा दी जाती है जिसमें से ड्रॉप ड्रॉप करके उनकी रूट्स के ऊपर वाटर निकलता रहता है। इससे बहुत कम वाटर यूज होता है। इट इज एन एलोकेशन टेक्निक यूज्ड बाय फार्मर्स टू वाटर देयर फील्ड्स। किसानों के द्वारा यूज की जाने वाली एक वाटर टेक्निक है, इरिगेशन टेक्निक है। इन दिस वाटर इज अलाउड टू स्लोली ड्रिप इनटू द प्लांट्स सो दैट ड्रिप, आप लोगों ने एक देखा होगा ना कि लोगों को जब बीमार पड़ते हैं तो ग्लूकोज चढ़ाई जाती है, तो उसके अंदर जो ग्लूकोज की बोतल होती है उससे ड्रॉप ड्रॉप करके एक जो छोटी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर ग्लूकोज आता है, फिर पाइप के थ्रू बॉडी में चला जाता है, तो उसको ड्रिप कहते हैं। उसी से याद रखो कि इसके अंदर भी क्या होता है, वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आता है और सीधा डायरेक्टली प्लांट की रूट्स में छोड़ दिया जाता है। दिस मिनिमाइजेस इवेपोरेशन। इससे इवेपोरेशन रिड्यूस हो जाता है क्योंकि पूरे फील्ड के ऊपर अगर पानी होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी जिससे वाटर लॉस ज्यादा होगा। तो आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वाटर को सेव करने में मदद करता है एंड अलाउज द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द प्लांट इजीली। और रूट को ही पानी चाहिए होता है, अगर वहीं पे पानी देंगे तो न्यूट्रिएंट्स और वाटर आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो नैरो ट्यूब्स, बहुत पतली ट्यूब्स का यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, बहुत पतली ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, ठीक है जी, ताकि वाटर को रूट तक पहुंचाया जा सके। एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज ड्रिप इरिगेशन। सो हाउ कैन वी सेव वाटर? हम वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं, हम वाटर को कैसे बचा सकते हैं? वी कैन अडॉप्ट डिफरेंट वेज टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वाटर। हम अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं वाटर की वेस्टेज को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। ऑलवेज कीप द टैप्स क्लोज्ड व्हाइल ब्रशिंग एंड वॉशिंग द फेस टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे अननेसेसरीली। जब आप ब्रश कर रहे हैं तो सारे टाइम टैप को ऑन मत कीजिए, जब जरूरत पड़े तभी टैप को ऑन कीजिए। ऐसे ही फेस को जब वॉश करते हैं, जब बीच में उसमें साबुन लगा रहे हैं या फेस वॉश लगा रहे हैं, उस दौरान अपने टैप को बंद करके रखिए। इस तरीके से हम वाटर को बचा सकते हैं। फिक्स एनी वाटर टैप्स दैट आर लीकिंग इमीडिएटली। जो भी वाटर टैप लीक कर रहा है उसको तभी की तभी तुरंत उसको फिक्स करवाएं, ठीक करवाएं, ताकि वाटर वेस्ट ना हो। इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए शावर यूज अ बकेट टू टेक बाथ। शावर के नीचे खड़े रहते हैं, बहुत टाइम तक पानी गिरता रहता है, बहुत ज्यादा वाटर वेस्ट होता है। शावर की जगह पे आप बकेट का इस्तेमाल करें क्योंकि उससे लिमिटेड वाटर का ही आप यूज करेंगे। यूज वाटर लेफ्ट फ्रॉम वॉशिंग क्लोथ्स फॉर मोपिंग द फ्लोर एंड वॉशिंग कार्स इंस्टेड ऑफ रनिंग वाटर। साफ पानी की जगह आप जो क्लोथ्स वॉश किए हैं आपने, उस वाटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लोर को साफ करने के लिए, कार को वॉश करने के लिए, इंस्टेड ऑफ फ्रेश वाटर। वाटर योर plants in the morning or evening time so that the water does not immediately get evaporated। जो प्लांट्स हैं उनको सुबह और शाम को पानी दें, अंधेरा होने के बाद ना दें, शाम को दें, ताकि जो वाटर है वो फटाक से इवेपोरेट ना हो जाए। सुबह देंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, इनफिल्ट्रेशन के थ्रू रूट्स तक चला जाएगा और ज्यादा इवेपोरेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो कम पानी में आपका काम चल जाएगा। डू नॉट वेस्ट फूड एज इट टेक्स अ लॉट ऑफ वाटर टू इरिगेट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वो फूड को वेस्ट ना करें क्योंकि बहुत ज्यादा पानी लगता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बनाने के लिए, है ना। जो फ्रूट्स ग्रो कर रहे हैं, वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं, उनको इरिगेट करने के लिए बहुत ज्यादा पानी लगता है, खाना बनाने के लिए बहुत ज्यादा पानी लगता है। डू नॉट थ्रो अवे वाटर अननेसेसरीली। पानी ज्यादा आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि बाहर सड़कों पर उसको छिड़कने लग जाएं। यूज वाटर इन ए जुडिशियस अमाउंट। एक समझदारी दिखाते हुए हमको वाटर को यूज करना है। सो आउटडोर वाटर कंजर्वेशन, घर से बाहर वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? कार वॉश के लिए भाई, ठीक है जी, कार वॉश थोड़ा ढंग से कीजिए, ज्यादा वाटर को वेस्ट मत कीजिए, ठीक है।
कीप आवर वाटर क्लीन, जो भी पॉन्ड्स वगैरह हैं उसके अंदर आपको नहीं नहाना है, कपड़े नहीं धोने हैं क्योंकि उससे वाटर खराब हो जाता है। डोंट वाटर साइड वॉक्स, कर्ब्स एंड स्ट्रीट, कचरा वगैरह भी बिल्कुल नहीं फेंकना है भाई आप लोगों को, ठीक है। ध्यान रखिए कि कौन सा पानी ड्रेन्स के अंदर जा रहा है, रेन वाटर ना जाए, ठीक है जी। ओवर फर्टिलाइज मत कीजिए अपनी सॉइल को, क्योंकि जो पानी, बरसात का पानी जो ओवर फर्टिलाइज अगर सॉइल के अंदर से गुजरता है तो वो अपने साथ उस फर्टिलाइजर को पॉन्ड में ले जाता है और उससे पानी खराब हो जाता है। अपनी कार को लॉन में वॉश करने से जो पानी है वो आपके लॉन को मिल जाएगा, आपके गार्डन को मिल जाएगा। रिसाइकलिंग की प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनाने में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। ड्रेन्स को क्लीन रखिए ताकि जो पानी है वो इतना ज़्यादा खराब ना हो आपका, ठीक है जी। ब्लॉकिंग ना हो, पानी स्टैंड ना करे। घर के अंदर भाई जो एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप परफॉर्म करके वाटर को बचा सकते हैं वो क्या है जी। एक आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि जो आपका फ्लश है, फ्लश के ऊपर अगर आप अपना क्या लगाते हैं, हैंड वॉश करने का सिस्टम रखते हैं, तो यदि आप उसको फ्लश करेंगे तो पानी क्या होगा, आपके कमोड के अंदर चला जाएगा और वो कौन सा वाटर होगा, सोप वाला वाटर होगा जो आपने हाथ धोने के लिए यूज किया था, ठीक है जी। फर्श को, जो फ्लोर है आपका, उसको धोने की जगह आप उसको क्या करें, आप उसको मॉब करने की कोशिश करें, पोछा लगाने की कोशिश करें। हाई एफिशिएंट मेथड्स का इस्तेमाल कीजिए जो वाटर को बचा सकते हैं, ठीक है जी। अपग्रेड कीजिए, किसी भी पानी को खराब मत होने दीजिए। ये सब सारी प्रैक्टिसेस करके आप घर में भी क्या कर सकते हैं, वाटर को प्रिवेंट कर सकते हैं, खराब होने से प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। हाउस स्कैरसिटी ऑफ वाटर अफेक्ट्स द प्लांट। तो जो पानी की कमी है वो प्लांट्स को कैसे अफेक्ट करती है। द प्लांट्स गेट ड्राइड अप एज दे गेट नो वाटर एंड हेंस दे कैन डाई। जो पानी ना मिलने की वजह से जो प्लांट है वो ड्राई अप हो जाते हैं और उससे वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। देयर इज नो वाटर टू कंडक्ट फोटोसिंथेसिस एंड हेंस दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनी फूड। अगर उनको वाटर नहीं मिलेगा तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और इस वजह से उनके ऊपर कोई भी फूड ग्रो नहीं करेगा। दे विल नॉट बी एबल टू ग्रो अपराइट बिकॉज ऑफ स्कार्स वाटर। अगर पानी की कमी है तो वो ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। दे विल नो लॉन्गर बी एबल टू गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल बिकॉज ऑफ लेस और नो वाटर, ठीक है जी। क्या है जी, पानी ना होने की वजह से आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल फॉर्म में ही रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो यदि आपके पास पानी नहीं है तो न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे। एज ए रिजल्ट देयर विल बी नो फूड, कोई फूड नहीं होगा, कोई ऑक्सीजन नहीं होगी और प्लांट्स के बिना लाइफ भी पॉसिबल नहीं रहेगी। इसलिए वाटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।